सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी अभिकर्ता बंधुओं से मैं विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम को भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरी तरीके से बारूद की ढेर पर स्थापित किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के दमन के आधार पर फूलते और फलते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी ने सदैव राष्ट्रीयकरण के पश्चात से ही दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया। वो दमनकारी नीतियों का जो प्रकरण था, जो इनकी कार्य करने की शैली थी, वो स्वीट पॉइजन के जैसा था। आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारक और अभिकर्ता किस रूप में कहाँ उनका शोषण होगा, कब उनके ऊपर किस रूप में प्रहार होगा, ये कहना मुश्किल है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर ये सच्चाई है कि लगभग 14 लाख अभिकर्ता और 28 करोड़ पॉलिसी धारक हैं, लेकिन अपने हक को लेकर के ये जागरूक कितना है। बहुत ही शर्मसार स्थिति हो जाती है कि पढ़े लिखे लोग जब अपने दमन के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, न जाने किन परिस्थितियों में। अरे आपको संविधान बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून उसका संरक्षण करता है, फिर भय किस बात की। आप जन जन की आवाज़ बनाने का प्रयास करें। बार बार मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। लोकतंत्र में अगर प्रबलता से आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आइए हम भ्रष्ट प्रबंधन की एक एक गतिविधियों पर हम प्रकाश डालते हैं। अब भारतीय जीवन बीमा निगम को बारूद की ढेर पर स्थापित करने का पर्दाफाश करते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि लाखों रुपया वेतन पाने वाले, इंसेंटिव पाने वाले, माइलेज पाने वाले, अन्य सुविधाओं पाने वाले लोग कितना वर्क करते हैं। कार्यालयों में आने के बाद अपने टाइम पास मैक्सिमम लोगों का होता है। कितना आपके साथ कोऑपरेशन होता है पॉलिसी धारक के रूप में और अभिकर्ता के रूप में। आपके साथ फील्ड में कौन शेयर करता है? फील्ड के लिए ड्यूटी करने वाले लोग, पेट्रोल अलाउंस का भुगतान लेने वाले लोग, माइलेज का भुगतान लेने वाले लोग फील्ड में कितना समय देते हैं, कितना कोऑपरेट आपको करते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था कितनी आपके लिए होती है, आप नहीं जानते हैं। ये बातें आपको बताने की ज़रूरत है। आपको प्रखरता से इस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन आपकी वेदना को बराबर अपने मुखार बिंदु के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेजेंट करता रहा है, लेकिन आपकी खामोशी निश्चित रूप से आपके लिए घातक सबसे ज़्यादा है। अगर आज सबसे ज़्यादा शोषित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कोई है तो वो है अभिकर्ता। 90% लगभग अभिकर्ताओं की दशा बद से बदतर है। किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन का साधन को अपना करके, मान सम्मान को तिलांजलि दे करके अपने जीवन यापन करते हैं। जिन्होंने कि जीविकोपार्जन के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को अपना संसाधन बना रखा है। आज आपकी ही वेदना को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन पूरी तरीके से प्रबंधन के खिलाफ खड़ा है, लेकिन आपके अंदर वो चेतना नहीं कि आप इस बात को समझ सके कि आपकी लड़ाई इतनी प्रबलता से लड़ी जा रही है,
इस मिशन को सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बल देने की ज़रूरत है, साथ जुड़ करके चलने की ज़रूरत है। सवाल ये आपका है, अगर क्लब मेंबरशिप के टारगेट को आप अचीव करते हो तो इंटरव्यू के नाम पर टारगेट सुनिश्चित करके फिर व्यवसाय करने के लिए विवश करना, ये कौन सा रूल है, ये कौन सा सर्कुलर है? जबकि निश्चित टारगेट को हमने पूर्ण कर दिया, सारी औपचारिकता हमने क्लब मेंबरशिप का पूर्ण कर दिया, फिर जब हमारी साक्षात्कार के लिए मीटिंग होती है प्रबंधन के साथ, तो साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवाल, वो सवाल होना चाहिए बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के संदर्भ में, समस्याओं के संदर्भ में, कहाँ किस तरीके का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के संदर्भ में। वहाँ टारगेट सुनिश्चित नहीं होना चाहिए, वहाँ टारगेट सुनिश्चित किया जाता है, टारगेट पूरा नहीं होता तो क्लब मेंबरशिप अवॉर्डेड नहीं होता, क्लब मेंबरशिप से वंचित कर दिया जाता और लाखों रुपए का आपका नुकसान किया जाता है। इसके खिलाफ आपकी आवाज़ अगर संगठन उठाता है तो कहाँ से गलत है? संगठन आवाज़ उठाता है कि कार्यालय भत्ता के लिए जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के महीनों 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता है। अगर भुगतान नहीं होता है तो उसमें नुकसान किसका होता है? हमारे अभिकर्ता का होता है। अगर संगठन आवाज़ उठाता है तो कहाँ से गलत है? किसी त्यौहार अग्रिम को लेकर के जब निगम में ये सुविधाएं आपको दी जाती है, त्यौहार अग्रिम दी जाती है एडवांस के रूप में, चाहे वो व्हीकल एडवांस हो, 4 व्हीलर एडवांस हो, 2 व्हीलर एडवांस हो, या लमसम एडवांस के रूप में, किसी भी तरह के एडवांस की अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ टारगेट की बारगेनिंग होती है। आप बीमा करके लाओ तो आपके एडवांस दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? हमने टारगेट की औपचारिकता को पूर्ण करके जब अप्लाई किया है, जब समस्त औपचारिकताओं को हमने पूर्ण किया है, तो हम इंटाइटल हुए हैं 4 व्हीलर एडवांस के लिए, 2 व्हीलर एडवांस के लिए, अदर एडवांटेज के लिए। फिर टारगेट का दे करके प्रताड़ित करना, ये कहाँ का न्याय है? संगठन इस पर प्रबलता से आवाज़ उठाता है, कहाँ से गलत है? ये क्या आपकी आवाज़ नहीं है? आप पूरी शक्ति के साथ इस विचारधारा को आप समर्थन क्यों नहीं करते? आप आंदोलन की आवश्यकता होती है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को क्यों नहीं उठाते? बड़ी गंभीर चिंतन के विषय है। क्या आप नहीं जानते हैं, शाखा कार्यालयों में पॉलिसी धारक आता है, धक्के खाते हुए कार्यालय से बाहर जाता है। धक्का द सेंस कोई सम्मान नहीं, एक गिलास पानी देने वाला कोई चपरासी नहीं होता है, कोई मे आई हेल्प यू के साथ उसका स्वागत करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। कहीं पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष की व्यवस्था नहीं है जहाँ पर कि पॉलिसी धारक बैठ करके अपनी किस्त जमा करने की औपचारिकताओं को पूर्ण कर सके। ये अव्यवस्था के खिलाफ अगर प्रबंधन के नीतियों के खिलाफ अगर बोलता है संगठन तो कहाँ से गलत है? अभिकर्ताओं की बैठने का कहीं किसी शाखा में सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष नहीं है जिसका कि आदेश और निर्देश केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी है, लेकिन तानाशाह भ्रष्ट प्रबंधन अभिकर्ताओं को सम्मान देना नहीं चाहता। कार्यालयों में कहीं भी विजिट आप करें, अभिकर्ताओं के बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। खाना पूर्ति मिल सकती है लेकिन सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं मिल सकती। इसकी डिमांड जब संगठन करता है तो प्रबंधन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक स्टेटस अभिकर्ता को मिलेगा। तो अभिकर्ता की यहाँ आवाज़ कमज़ोर क्यों? संगठन के साथ प्रबलता से आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती? नीतिगत मैटर में अगर किसी भी तरह की कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें संगठन के पार्टिसिपेशन नहीं होता। आप पॉलिसी धारक के लिए नीतियाँ बनाते हो, आप अभिकर्ताओं के लिए नीतियाँ बनाते हो,
लेकिन पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के प्रतिनिधियों को अपने साथ नहीं जोड़ते हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक मोनोपोली है जिसको बना करके आप थोप देते हो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अगर पार्टिसिपेशन की बात करता है तो क्या गलत है? अगर आप द्वारा किसी भी पॉलिसी का प्रचार प्रसार किया जाता है, हैंडबिल छपवाया जाता है, पंपलेट छपवाए जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता है, क्यों? सवाल पूछता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। इसका मतलब कि मिस सेलिंग के लिए आप जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं से आपके मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है उस हैंडबिल और पंपलेट को लेकर। उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दस्तखत क्यों नहीं किया करता? हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर आप किसी से भी वादे करते हैं, प्रस्ताव पत्र पर बिना प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर के पॉलिसी धारक व प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते, तो अपने द्वारा किए गए वादे को हस्ताक्षरित रूप से पॉलिसी धारक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ से गलत है? सवाल पूछता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। इसका जवाब क्यों नहीं? मेरे दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 का बदलाव हो या 1972 रेगुलेशन अभिकर्ता नियमावली की लेकर के चर्चा हो, संशोधित अधिनियम 2017 को लेकर के चर्चा हो, ये बहुत ही गंभीर और ज्वलंत प्रश्न होते हैं। अगर इसको लेकर के सवाल उठाता है संगठन, तो पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं के इंटरेस्ट को लेकर के उठाता है। आप सभी से अनुरोध है, इस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस सही मुद्दे पर शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ संगठन की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ करके हम मजबूर करते हैं प्रबंधन को, विवश करते हैं प्रबंधन को इसमें सुधार के लिए, हम विवश करते हैं न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो हम अपने आंदोलन को सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इतना मजबूती से आगे बढ़ाते हैं कि ये जन जन की आवाज़ बने और प्रबंधन को मजबूर कर दे ये आवाज़ झुकने के लिए। इसी अपील के साथ मैं पुनः मिलूँगा किसी अन्य मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।